ये अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। जागृत तथा उत्तेजन एक असामान्य स्वरूप होता है। इस कथन का न्यूरोदैहिक आधार बतलाएं। वॉकिंग एंड ऑर्सल आर नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर पॉइंट आउट द न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेस, यानी जागृत और उत्तेजन अवस्था। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं जितना जल्दी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इस चैप्टर में जो भी हैं वो थोड़े से लंबे लंबे इसलिए हैं क्योंकि न्यूरोदैहिक आधार है और इसको समझाना भी है। सबसे पहले नींद को, जैसे कि नींद ही है तो उसको समझ रहे थे, फिर उसके बाद उसका न्यूरोदैहिक आधार समझ रहे थे, तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, नींद में एकात्मक अवस्था न होकर इसमें विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और प्रत्येक अवस्था को अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक उसी तरह से जागृत अवस्था में समरूपता नहीं होती है। कभी कभी हम लोग काफ़ी अधिक सतर्क और ध्यान मग्न होते हैं, तो कभी कभी हम लोग इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। सच्चाई यह है कि नींद की अवस्था का प्रभाव जागृत अवस्था में भी पड़ता है। अगर व्यक्ति को जगे रहने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है तो इस कोशिश का परिणाम यह होता है कि इससे व्यक्ति में अन्य क्रियाओं या चीज़ों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी आ जाती है। परंतु दिन प्रतिदिन का अनुभव इस बात का सबूत है कि जब व्यक्ति नींद की अवस्था में भी नहीं होता है तो भी उसकी सतर्कता स्तर में परिवर्तन होता है। जैसे जब व्यक्ति कोई बहुत ही प्रिय एवं मनोरंजन चीज़ को देखता है तो उस समय वह अधिक सक्रिय हो जाता है और इर्द गिर्द के चीज़ों पर अधिक ध्यान भी देना प्रारंभ कर देता है। न्यूरो मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्कीय स्तंभ में कुछ वैसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें पशुओं में सतर्कता तथा जागरूकता का नियमन होता है। मोरुर्जी तथा मोगन द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्क स्तंभ के रेक्टिकुलर फॉर्मेशन के विद्युतीय उत्तेजन से प्राणी में सक्रियता बढ़ती है। रेक्टिकुलर फॉर्मेशन आरोही संवेदी पथों के कुछ समानांतर एक्सॉन प्राप्त करते हैं। इस संवेदी पक्षों से मिलने वाली सूचनाओं से समानांतर एक्सॉन के माध्यम से रेक्टिकुलर फॉर्मेशन उत्तेजित होता है। उत्तेजित रेक्टिकुलर फॉर्मेशन दो पथों के माध्यम से प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है। डार्सल पथ मेडियल थैलमस में प्रक्षेपण करता है जो फिर प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स में प्रक्षेपण भेजता है। वेंट्रल पथ से सूचनाएं लेटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रल गैंग्लिया तथा वेसल अग्र मस्तिष्क क्षेत्र में पहुंचती है। वेसल अग्र मस्तिष्क का एक विशेष हिस्सा प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स में सूचनाओं को भेज देता है तथा उसका दूसरा भाग हिप्पोकैम्पस के सूचनाओं को भेजकर प्राणी में सक्रियता उत्पन्न करता है। न्यूरॉन्स के 5 तंत्र जागृत अवस्था तथा सतर्कता में अपनी भूमिका निभाते हैं। वे 5 तंत्र हैं: नोरेड्रिजर्निक, एसिटिल कोलिजर्निक तथा सेरोटोनिजर्निक, हिस्टामाइनर्जिक न्यूरॉन्स तथा हाइपोक्रेटिनर्जिक न्यूरॉन्स। इन तीनों न्यूरॉन्स द्वारा अलग अलग कार्य संपन्न किए जाते हैं। सामान्यतः देखा गया है नोरेड्रिजर्निक न्यूरॉन्स का ध्यान तथा सतर्कता का कार्य उत्पन्न करता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कोटकोलामाइन एगोनिस्ट जैसे एम्फेटामिन से अनिद्रा तथा उत्तेजन की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरह से प्रभाव नियमन मूलतः डार्सल सेतु में अवस्थित लोकस कैरुलस का नोरेड्रेर्जिक तंत्र द्वारा होता है। लोकस कैरुलस से न्यूरॉन से निकलने वाले एक्सॉन न्यूरोकॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, थैलमस, प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स सेतु तथा सेतु को पोन्स बोलते हैं तथा मेडुला आदि में पहुंचते हैं। इन क्षेत्रों में नोरपाइनेफ्राइन को निर्मुक्त करता है और प्राणी में सक्रियता उत्पन्न करता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि आरएम नींद के दौरान लोकल कैरुलस में नोरेड्रेर्जिक न्यूरॉन्स को क्रियाशील होने की दर पर करीब करीब 0 होता है और जब पशु जागृत अवस्था में होता है तो इस दर में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। दूसरा ट्रांसमीटर जिसे एसिटिल कोलाइन कहा जाता है की भूमिका उत्तेजन तथा जागृत अवस्था में काफ़ी अधिक बतलाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टिकुलर फॉर्मेशन में थैलमस एवं
वेसल अग्र मस्तिष्क में जाने वाले अधिकतर एक्सॉन का स्वरूप एसिटिल कोलाजर्निक होता है। निष्कर्षतः कई शोधों द्वारा इस तथ्य पर पहुंचा गया है कि एसिटिल कोलिजर्निक एंटागोनिस्ट से मस्तिष्क उत्तेजन ईज संकेत में कमी आ जाती है और एसिटिल कार्बोनिक एगोनिस्ट को ऐसे संकेतों में वृद्धि आ जाती है। तीसरे तरह का न्यूरोट्रांसमीटर जिसे सीरोटोनिक अर्थात 5-HT कहा जाता है की भी भूमिका जागृत अवस्था तथा सतर्कता को बनाए रखने के लिए होती है। मस्तिष्क का करीब करीब सभी सेरोटोर्जिक न्यूरॉन्स राफे केंद्रक में अवस्थित होता है और राफे केंद्रक रेक्टिकुलर फॉर्मेशन को विशेष क्षेत्र में अवस्थित होता है। पेक तथा अंडर ओल्फ ने अपने अध्ययनों में पाया है कि राफे केंद्रक के उत्तेजन से मस्तिष्कीय उत्तेजन उत्पन्न होता है और वैसा औषध जिसके लेने से सेरोमेट का संश्लेषण रुक जाता है, मस्तिष्क उत्तेजना में कमी आ जाती है। जैसा हम जानते हैं, तनावपूर्ण परिस्थिति में नोरेडर्जिनिक न्यूरॉन्स में क्रियाशीलता दर बढ़ जाती है, परंतु सेरोटोनिन के न्यूरॉन्स ऐसी परिस्थिति में उद्दीपकों के प्रति अनुक्रियता नहीं करते पाए जाते हैं। चौथा तरह का न्यूरोट्रांसमीटर जिससे उत्तेजन एवं जागृत अवस्था नियंत्रित होता है वह है हिस्टामाइन। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि हिस्टामार्जेनिक न्यूरॉन्स हिप्पोकैम्पस हाइपोथैलेमस के ट्यूबरोमोलिनियरी न्यूक्लियस में अवस्थित होते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स के एक्सॉन मूलतः प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, बेसल अग्र मस्तिष्क और तथा हाइपोथैलेमस में प्रक्षेपित होते हैं। प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स में ऐसे प्रक्षेपण से मस्तिष्क में उत्तेजन एवं सक्रियता प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है, जबकि बेसल अग्र मस्तिष्क एवं डॉर्सल सेतु परोक्ष रूप से प्रमस्तिष्कीय कॉर्टेक्स में एसिटिल कोलाइन की मात्रा में वृद्धि कर मस्तिष्क में उत्तेजन को बढ़ाकर व्यक्ति को सक्रिय करता है। पांचवें तरह के न्यूरॉन्स जो व्यक्ति में सक्रियता एवं उत्तेजन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है का नाम हाइपोकोलार्जिक न्यूरॉन्स है। ऐसे न्यूरॉन्स का कोष शरीर तथा हाइपोक्रेटिन या जिसे ओरेक्सिन कहा जाता है लेटरल हाइपोथैलेमस में अवस्थित होता है। जैसे न्यूरॉन्स के एक्सॉन कई क्षेत्रों में प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स, लोसल कोरुलियस, राफे न्यूक्लियाई, डॉर्सल सेतु में जाकर समाप्त होते हैं। इन क्षेत्रों में हाइपोक्रोटिन व्यक्ति में उत्तेजन एवं विनिन्द्रता मजबूत करता है। एस्टाब्रुकी तथा उनके सहयोगियों ने अध्ययन में पाया है कि हाइपोक्रेटिनिक न्यूरॉन्स विनिन्द्रता के दौरान काफ़ी सक्रिय होते हैं और नींद के दौरान निष्क्रिय होते हैं। तो इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आरईएम नींद में जो है मंद गति तथा जागृत अवस्था में जो निरोधायिक जो आधार होते हैं उनमें कुछ न कुछ विशेषताएं होती है।